नरेंद्र। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद की जिम्मेदारी निभा रहे हमारे साथ राजीव गौबा साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में दूरदर्शन न्यूज पे अपना वक्त देने के लिए। इस वक्त आपके मंत्रालय से जुड़ी जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है स्मार्ट सिटी को लेकर। अभी तक 3 चरणों में आप 60 शहरों को चुन चुके हैं। कहां तक पहुंची है स्मार्ट सिटी की इस कल्पना का जमीन के रूप में अगर देखने की कोशिश करें तो? देखिए, पहला जो अनाउंसमेंट हुआ था 20 शहरों का, वो इसी साल जनवरी में। तो ज़मीन पर उतरने के लिए इसमें बहुत सारी प्रिलिमिनरी कार्रवाइयों की आवश्यकता है जी। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि जिन शहरों को चुना गया है वो स्मार्ट सिटी के जो उनके प्रपोजल्स हैं उनको प्रोजेक्ट्स में बदलें जी, और फिर उस प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करें एजेंसीज को जो कि इसको ज़मीन पर एग्जीक्यूट करेंगी। इसके लिए पहले ज़रूरी है कि वो एक अपने शहर में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाएं। तो पहला जो समय है कुछ कई महीनों का वो इसमें बीता कि ये सारे जो 20 शहर हैं ये स्पेशल पर्पस व्हीकल्स की स्थापना करें जी, क्योंकि ये पूरी जो स्मार्ट सिटी की मिशन है इसमें एक नई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की परिकल्पना की गई है ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर ढंग से, टाइम बाउंड ढंग से और प्रोफेशनल ढंग से हो सके जी। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो हैं ये कंपनियां हैं कंपनीज एक्ट में जी, और इनमें प्रोफेशनल लोग सीईओज के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे और उसके बाद सीईओज को सपोर्ट करने की जो टीम है वो भी प्रोफेशनल्स की होगी। तो पहले जो चरण में 20 शहर लिए गए थे उन सब में ये एसपीवी बनाने का और सीईओज को अपॉइंट करने का काम हो गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की नियुक्ति हो गई है और उसके बाद जो उन्होंने योजनाएं अपने लिए सोची थी, जो परिकल्पना की थी इन शहरों ने जी, उनको प्रोजेक्ट्स के रूप में कन्वर्ट करके और फिर टेंडरिंग करके वर्क को अवार्ड करना, ये काम अब तेजी से होने वाला चल रहा है जी। और आने वाले महीनों में इसमें काफी मोमेंटम आएगा जी। ये संभवतः पहली बार है कि न सिर्फ ग्रामीण इलाकों पे बल्कि सरकार का जो फोकस है वो शहरी इलाकों पे भी प्लान वे में तरीके से आगे बढ़ने पे नजर आ रहा है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का तरीका भी, क्योंकि योजनाएं आप लोगों ने नीचे से मंगाई हैं, इसका कितना फायदा मिला जब, क्योंकि जिन लोगों के बारे में आपको तय करना है सिर्फ दिल्ली में बैठ कर नहीं बल्कि वो लोग तय करें कि आखिर हमको आगे कैसे बढ़ना है, कितना फायदा मिला है? देखिए, ये एक बहुत ही मौलिक परिवर्तन हुआ है कि सबसे पहले कौन से शहर चुने गए स्मार्ट सिटी के तहत। ये एक कंपटीशन के अंतर्गत चुने गए, प्रतिस्पर्धा के तहत, और इस प्रतिस्पर्धा में एक बहुत बड़ा वेटेज सिटीजन एंगेजमेंट और सिटीजन पार्टिसिपेशन को दिया गया था। तो जो शहर इसमें भाग ले रहे थे इसमें वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर्स ने, वहाँ के मेयर्स ने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने बड़े पैमाने पर नागरिकों की राय जानने का कार्य किया जी, कि उनकी सोच में उनका शहर कैसा होना चाहिए आने वाले दिनों में, और उसके हिसाब से उन लोगों ने अपने प्रपोजल्स तैयार किए। तो कंसेप्ट से लेकर के और एक्चुअल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी उस शहर की, ये सारी चीजें नागरिकों की सहभागिता से तय हुई हैं जी। और ये जो सहभागिता का एलिमेंट है इसको प्रोजेक्ट डिजाइन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सब में इंटीग्रल पार्ट इसका बनाया गया है। तो इससे जाहिर है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक, उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक होंगी और उनकी स्ट्रॉन्ग इसमें इन्वॉल्वमेंट हर स्टेज पर होगी। तो निश्चित रूप से इसका फायदा लोगों को मिलेगा। सर, आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा है, मीडिया में भी बहुत चर्चा होती है और कई अन्य फोरम्स पे भी होती है कि आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? जिस प्रकार के एफडीआई का उम्मीद आप एक सरकार के तरीके से कर रहे हैं, जिस प्रकार का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर आप कर रहे हैं, क्या वो मोबिलाइजेशन अभी आपको नजर आ रहा है? अभी तक उस दिशा में कहाँ तक पहुंची है बात? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और ये जिज्ञासा भी स्वाभाविक है सभी लोगों के मन में। जो हमारे शहरों में मूलभूत
सुविधाओं की आवश्यकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वर्तमान में जो आबादी है इन शहरों में, और जनसंख्या के बढ़ने और अर्बनाइजेशन, दोनों वजहों से आबादी में जो इजाफा होने वाला, जो वृद्धि होने वाली है, उसको देखते हुए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है। और स्मार्ट सिटी के जो प्रपोजल्स शहरों ने बनाए हैं वो भी काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। हमारा पूरा प्रयास है और इसमें मुझे काफ़ी सफलता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जी। अब तक हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जी, वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो ग्रांट्स मिलते हैं उस पर आश्रित रहे जी। स्मार्ट सिटी में भी केंद्र सरकार का अंशदान है, ग्रांट, राज्य सरकार का भी मैचिंग अंशदान है, लेकिन जब ये प्रपोजल्स राज्यों ने और शहरों ने तैयार किए जी, उस समय से उनको इसके लिए तैयार किया जा रहा है और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी इस दिशा में की जा रही है कि वे बाकी इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले ग्रांट्स के अलावा जो विकल्प होते हैं, जो संभावनाएं होती हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, उसको पूरी तौर पे एक्सप्लॉइट करें। मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सारा का सारा पैसा सरकार लगाए। इससे बेहतर विकल्प ये होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करें, उनको इन्वॉल्व करें, वो अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं, जिसकी भरपाई वो ओवर द ईयर्स करेंगे। इससे टोटल जो पूल ऑफ रिसोर्सेज है वो काफी एक्सपैंड हो सकता है। एक पीपीपी एक बड़ा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत सारे शहर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने उनकी इस दिशा में कैपेसिटी बिल्डिंग करने का, सेंसिटाइज करने का, कैसे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएं, इसका कार्य किया है। इसके लिए उनको टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार होंगे, कैसे इसके लिए टेंडरिंग होगी, कैसे प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाएगा। दूसरा जो सोर्स है वो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज को उनके जो अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं उसको पूरे जितना उसका वो कर सकते हैं उसमें वृद्धि जी, और पूर्व के वर्षों में नहीं इतना ध्यान दिया गया, वो करने की आवश्यकता है। जैसे उनके ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत सारे ऐसे शहर के हिस्से होते हैं जो कवर नहीं किए गए हैं, या टैक्सेस को समय पर जैसे करना चाहिए उसको अलाइन मार्केट के साथ, वो नहीं किया जाता। उस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। या उसको जितना 100% उसकी होनी चाहिए रियलाइजेशन, वो बहुत सारे शहरों में नहीं होती है, उसको किया जा रहा है। एक तीसरा जो एलिमेंट है वो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स का। दूसरे देशों में बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज बॉन्ड के जरिए यानी मार्केट से पैसा उठाती हैं। हमारे देश में भी इस दिशा में ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुआ। कई वर्ष पहले बेंगलोर में शुरुआत हुई थी इसकी 90s में, अहमदाबाद में हुई, लेकिन ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं हुआ। हमने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत और अमृत के तहत जितने शहरों को लिया है उन सब को क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए कहा है। और क्रेडिट रेटिंग म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए एक प्रारंभिक और उसका प्री रिक्विजिट है, आवश्यक कदम है। क्रेडिट रेटिंग किस एजेंसी से कराएं, ये हमने सुविधा उनको उपलब्ध कराई है। और बहुत सारे शहरों में क्रेडिट रेटिंग का कार्य हो रहा है, कुछ में कंप्लीट भी हो गया है और नेक्स्ट स्टेप होगा म्युनिसिपल बॉन्ड। इसके बाद जो लास्ट है जिसकी चर्चा आपने की वो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक, ADB, इन सब से लेने का जो हो सकता है की संभावना है। उसके लिए भी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और हमारा मंत्रालय मिल करके सभी संभावनाओं को
तलाश रहे हैं। इनमें से बहुत सारी एजेंसीज के साथ बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, राज्य सरकारों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और ये जो विंडो है ये भी शहरों को उपलब्ध होगी। तो ये सारे जो चैनल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, इनका जब इस्तेमाल होगा तो जो आवश्यकता है उसके अनुरूप रिसोर्सेज शहरों को उपलब्ध हो पाए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं इस तरह चीजें हो पाए। वर्तमान में कुछ सर्वेज करके इस बात के आंकड़े निकलते हैं कि लगभग 31-32% जनता इस वक्त शहरों में रह रही है। हिंदुस्तान मुख्यतः गांव का देश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जो अनुमान लगाए गए हैं वो आने वाले अगर सालों के लिहाज से बात की जाए 2030 के लिहाज से तो लगभग 60 करोड़ आबादी के बारे में बात की जा रही है जो शहरों के आसपास होगी, वहां से जीडीपी निकलेगा। एक तरीके से शहर ग्रोथ इंजन के तौर पर काम करते नजर आएंगे। अभी भी एक्टिविटीज वहां ज्यादा नजर आती है। आपको लगता है कि जिस प्रकार के वर्तमान में हमारे कई शहरों के कुछ हिस्सों में बेतरतीब से विकास नजर आते हैं और अब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, इस गैप को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस की जरूरत है, उनकी मूल भावना शहरों की बनी रहे और आप स्मार्ट सिटी से कॉन्सेप्ट को भी जमीन पर उतार सकें? नहीं, अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है जी, इसमें ये तो फैक्चुअल बात है, इसमें तो निर्विवाद है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जी, चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी। अगर आप अन्य देशों से तुलना करें तो दुनिया के अधिकांश देशों में, सभी कॉन्टिनेंट्स में जो बड़े देश हैं उसमें 80 से 90% लोग शहरों में रहते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, इनमें भी अर्बनाइजेशन का प्रतिशत हमसे कहीं ज़्यादा है। जी, 2011 की जो सेंसस के आंकड़े हैं उसके हिसाब से आपने जैसा बताया लगभग 32% लोग शहरों में रहते हैं, 37-38 करोड़ 2011 में। ये 2050 में बिल्कुल दुगना हो जाएगा। तो इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा। चैलेंज हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके सामने ये है कि वे अपनी कैपेसिटी को, जी, अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी को, टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाएं ताकि वो जो ये काम उनके सामने है इस बढ़ती हुई आबादी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का और नागरिकों को सर्विसेज डिलीवर करने का, उसके लिए वो तैयार हो सकें। और हमारे जितने मिशंस शहरी विकास मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं पिछले 2 साल में, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब में कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका एलिमेंट है। चूंकि फाइनली केंद्र और राज्य सरकारों के सपोर्ट के से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये म्युनिसिपल बॉडीज अपने बूते पर जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट खड़े होकर सब चीजें अपनी इन जवाबदेहियों का तय कर सकें, निर्वाह कर सकें। जी बिल्कुल, हम आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन सीधा संवाद में राजीव गौबा जी से बातचीत जारी रहेगी कि आने वाले समय में किस प्रकार से स्मार्ट सिटी से स्मार्ट इंडिया तक का सफर, खासतौर से जो शहरीकरण की समस्या है उन चुनौतियों से निपटने के लिए खाका तैयार किया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत पीने के पानी की है। गांव में सड़कें पक्की होनी चाहिए। इस बार 2 अक्टूबर की ग्राम सभा का मकसद
गरीबी हटाने का है ताकि गरीब परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। साथ ही ग्रामवासी स्वच्छ पेयजल, गांव की सड़क, सिंचाई, स्वच्छता और शौचालय जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चर्चा करेंगे। मकसद है ग्रामवासियों की भागीदारी से प्रगति का। 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में ग्रामवासी पूरे उत्साह के साथ भाग लें। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। आप लोग बाजार आते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं, यही ना? हाँ। तो बिल कौन लेगा? बिल का क्या करना है? और बिना बिल के सामान सस्ता भी तो मिल जाता है। क्या आपको मालूम है कि बिना बिल के सामान आपको सस्ता क्यों मिल जाता है? ऐसा करके आप नकली और तस्करी के सामानों को बढ़ावा देते हैं और इस खतरनाक कारोबार से हमारे देश को हर साल लगभग 73,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो अब से आप क्या करेंगे? प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद और हमारे साथ आज खास मेहमान राजीव गौबा साहब मौजूद हैं, सचिव हैं शहरी विकास मंत्रालय के। सर, हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर चुनौतियां किस तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। स्वच्छ भारत को लेकर भी जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो एक माइंडसेट में बदलाव को लेकर भी, और महते तौर पर जिम्मेदारी आपके मंत्रालय पर नजर आती है। किस प्रकार से अभी तक के इस सफर को आप देख रहे हैं और आने वाले समय में कैसे, क्योंकि कचरा प्रबंधन से लेके और तमाम जो चीजें हैं उन सबको एड्रेस करना है, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है, कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद जितने भी कार्यक्रम चले हैं जी, स्वच्छ भारत इनमें से शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम या मिशन है। और जितना मैंने अब तक देखा है और राज्यों में मैं गया हूँ, शहरों में गया हूँ और वहाँ के लोगों से और म्युनिसिपल कमिश्नर से, मेयर से बात की, तो ये एक जन आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुका है ये जी। और माइंडसेट में लोगों के बदलाव आ रहा है। ये प्राथमिकता नहीं थी पहले, ये अब एक बहुत बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। और मैं ये देख रहा हूँ कि राज्यों और शहरों में एक प्रकार की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा हुई है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसको कह सकते हैं, वो देखने को हुई है। और जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनमें भी एक उत्साह पैदा हुआ है कि हमारा शहर स्वच्छ बने। और इस प्रतिस्पर्धा की जो स्पिरिट है, इसको और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्वच्छता सर्वे भी किया आप लोगों ने। 6 अगस्त को लॉन्च किया है सर्वे जी। पहले ये बहुत सीमित इसका दायरा था, 500 शहर इसमें सम्मिलित हैं और जनवरी में सर्वेक्षण होगा। और इसको 5-6 महीने पहले लॉन्च करने का उद्देश्य यही था जी कि रैंकिंग बाय इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि इसी के मार्फत जितने हमारे ये शहर हैं, ये सब अपने सैनिटेशन के जो जितने भी पैमाने हैं जी, उन सब पर इस समय का सदुपयोग करते हुए इम्प्रूवमेंट लाए जी। सर, वो भले ही वो जैसे ओपन डेफिकेशन जी को समाप्त करना स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और आप को शायद जानकारी होगी कि इसका लक्ष्य जो है स्वच्छ भारत अभियान में रखा गया है, ये 2 अक्टूबर 2019 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन ऑलरेडी 141 cities in the country have achieved this status, जिसमें कई ऐसे शहर भी जो काफ़ी बड़े हैं, 10 लाख ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं। और हमने एक ये भी सिस्टम इंस्टीट्यूट किया है कि जो भी शहर कहेंगे कि हमने ODF स्टेटस हासिल कर लिया जी, उसका एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और फिर हर 6 महीने पे हो, ताकि ये
बना रहे, कंटिन्यूएशन में जी। बना रहे। सर एक चीज हमने देखी है कि लोकल लेवल पे एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, इसकी कहीं कमी नजर आती, क्योंकि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें 2006 में मुंबई में जिस प्रकार की बाढ़ आई, हाल के समय में चेन्नई में जिस प्रकार के हमने बाढ़ के हालात देखे, गुड़गांव में एक ऐसे स्थिति पैदा हुई थी, ये जो चीजें हैं ये नागरिकों को ये आभास कराती है कि शायद बहुत प्लान्ड वे में चीजें नहीं हुई या नहीं हो रही हैं। इसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, इसके तो देखिए कई कारण हैं, जो जिस समस्या की चर्चा आपने की है, जी, कि नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल डिजास्टर दुनिया के कई हिस्सों में इस प्रकार के जैसे स्नो स्टॉर्म्स भी होते हैं। इसमें तो मुख्य बात यह है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जिनका भी नाम आपने लिया है या अन्य भी हैं, वो समय पर हर वर्ष तैयारी करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि उनका ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में वो वेरी करें फ्रॉम ईयर टू ईयर, लेकिन अनएंटिसिपेटेड नहीं है। तो उनको तैयार रहना चाहिए कि जब इस प्रकार की हेवी रेन हो तो उसके लिए वो बिल्कुल तैयार रहें। सर मेरा सवाल ये है कि क्या जब डेवलपमेंट की गतिविधियां चल रही होती हैं, क्या उस समय हम इस बात को सोच के चलते हैं कि इस प्रकार की भी संभावना की गुंजाइश रखी जाए कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा होती है तो हमने इतनी गुंजाइश छोड़ी है? नहीं, देखिए दो चीजें इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जी एक अलग है, और दूसरा टू बी प्रिपेयर्ड टू immediately respond to a heavy downpour or a snowstorm or a cyclone. That requires that you implement a standard operating procedure. हमारे मंत्रालय ने जो अभी हाल में ये इस वर्ष इस प्रकार की घटनाएं हुई, घटनाएं नहीं, इस प्रकार के जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ को हेल्प करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के हमने सर्कुलेट किया, ताकि वो हर साल समय पर इसके लिए तैयारी कर सकें। बाकी भी इसके कई आयाम हैं, जैसे नालों का या जो पानी का की जो निकासी होती है, चैनल्स का, उनका एनक्रोचमेंट हो गया, जिनको समय पर नहीं हटाया गया, अनप्लान्ड ग्रोथ, तो ये सब भी उसके आयाम हैं। मगर बेसिकली कैपेसिटी क्रिएट होनी चाहिए और टाइम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। जी सर, आपको लगता है कि 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई थी उसके बाद में लोकल बॉडीज को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई, लगभग एक मोटा आंकड़ा है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास डायरेक्टली असिस्टेंस मिलने की संभावना है आने वाले समय के लिए, ऐसा आपको लगता है ये एक बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग के तरीके से फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करेगा? हाँ, नहीं, ये भी एक उनके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जी, जो क्योंकि पहले की तुलना में ये 4 गुना का इजाफा हुआ है इसमें। 5 वर्ष में 87,000 करोड़ रुपए जी इनको डायरेक्टली दिए जाएंगे, और ये नागरिकों को जो बेसिक सर्विसेज देते हैं उसको दे पाएं, ये सारा पैसा इसके लिए उनको खर्च करना है। जी सर, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स भी हमने देखे कई देशों के शहरों के साथ में, हमारे देश के कुछ शहरों के साथ हुए, वो खाका कहाँ तक पहुंचा? हम काशी क्वेटो की बात कर सकते हैं, नागपुर जैसे शहरों की बात कर सकते हैं। नहीं, इस प्रकार के बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स होते हैं उनका एक अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है कि ऐसे शहर जिनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं वो इस प्रकार के एग्रीमेंट करते हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं, तो हम एनकरेज करते हैं इस प्रकार के अरेंजमेंट्स। सर, जिस लेवल का, जिस स्केल का हमें डेवलपमेंट करना है, हमारे सामने समस्या ये भी है कि हम अपने जो एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे और खुद हमारे अपने लिए, उनको भी एड्रेस कर सकें, उनको चिंता कर सकें, उस नज़रिए से कैसे देखते हैं विकास को? देखिए, जब हम अपने देश में, अपने शहरों में जिस प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं नागरिकों को सुविधाएं देने की और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की, उसके लिए जब हम प्लान करेंगे तो ये हमारे लिए मौका है कि हम स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, जो कि एनवायरनमेंटली भी साउंड हो और स्मार्ट और रिजिलियंट सिटीज़ को हम डेवलप करें। तो ये तो हमारी स्मार्ट सिटी का एक की प्लानिंग प्रोसेस का एक अंग है। ये दुनिया भर में हमने देखा जो हेरिटेज सिटीज़ हैं उनका अपना मूल स्वरूप बना रहता है, लेकिन विकास भी बड़ा हाई स्केल का नज़र आता है। हम अपने हिंदुस्तान में किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं हेरिटेज सिटीज़ को लेके? इसके लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनकी बहुत सारी योजनाएं हैं, और नगर विकास मंत्रालय ने भी जो मिशंस लॉन्च की हैं जिनकी चर्चा मैंने की, उसके अलावा एक काफ़ी इस प्रकार के शहरों के लिए हृदय
के नाम से मिशन लॉन्च किया है, जिसमें इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि उनकी जो पहचान है, सांस्कृतिक जो विशिष्ट पहचान है, उसको प्रिजर्व करते हुए और जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में डेवलपमेंट इस प्रकार का हो कि सुविधाएं भी बढ़ें और इनकी जो अपनी पहचान है वो बनी रहे। एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि सर एक सहज सी चिंता उठती कि जब बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, केंद्र से लेकर राज्य और लोकल बॉडीज या तमाम एजेंसीज, तो समन्वय कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है, उसको कैसे मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये तो देखिए सबका अपना अलग अलग रोल है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का फाइनेंसिंग का सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, हैंड होल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोग मदद देते हैं उनको। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शहर के स्तर पर होना जी। और जैसे स्मार्ट सिटी में उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक नई एंटिटी क्रिएट की गई है, उसमें एसपीवी क्रिएट की गई है जी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है या रोल की क्लैरिटी का अभाव है जी। अगर ये स्पष्ट हो सबको कि किसकी क्या भूमिका है तो जमीन पर नतीजे आते नजर न जाएंगे। बहुत शुक्रिया राजीव जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधा संवाद में आज हमारे साथ में राजीव गौबा साहब थे, शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद की जिम्मेदारी संभालने। तो जाहिर सी बात है स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्मार्ट इंडिया का जो खाका देखा गया है, किस प्रकार से सपने को पूरा किया जाएगा, जमीन पे इस सच्चाई को कैसे उतारा जाएगा, इस पे बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, जिसमें बड़े कदम उठा लिए गए हैं और आने वाले समय में और बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद है। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में सीधा संवाद में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।